अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ज़ेर बहस। मैं हूं फैसल अब्बासी। हमारी कोलीग रामीन सैयद ये प्रोग्राम होस्ट किया करती हैं। ज़ाती मसरूफियात के बायस आज वो अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रही हैं। सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि IMF के साथ मुज़ाकरात के अदवार जारी हैं और IMF का जो वफ़द है वो यहाँ पर मौजूद है। और आज जो पाकिस्तान की तरफ से टैक्स नेट है, टैक्स कलेक्शन है, इसको बढ़ाने से मुतालिक IMF को ब्रीफिंग दी गई है। पाकिस्तान ने अपना प्लान शेयर किया है और तकरीबन 31 लाख रिटेलर्स हैं जिनसे टैक्स वसूल किया जाएगा। उसका तरीक़ाकार क्या होना है, मैकेनिज़्म क्या होना है, इससे मुतालिक आज IMF को ब्रीफिंग दी गई है। साथ ही साथ पाकिस्तान में जो ज़रूरी आमदन है, ज़रूरी आमदन पर जो टैक्स है उसके लिए काफ़ी अरसे से बातें हो रही थी, लेकिन अब जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं और ये जो अदवार चल रहे हैं, इसमें ये लगता है कि पाकिस्तान इससे मुतालिक भी एक जामे हिकमत अमली बना चुका है। और अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो लोग एग्रीकल्चर से आमदन हासिल कर रहे हैं, उन पर भी टैक्स लगेगा और इस तनाजुर में भी IMF के साथ बातचीत हो रही है। साथ ही साथ इंतहाई अहम बात यह है कि ये भी अब बात जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं उसमें बड़ी कलीदी हैसियत इख्तियार कर गई है कि जो रियल इस्टेट सेक्टर है इसमें प्रॉपर्टी गेन टैक्स और दीगर टैक्सेस का जो इजाफ़ा किया जाए। काफ़ी ज़्यादा इस मामले पर बात हो रही थी कि बहुत से लोग अपना जो पैसा है, सरमाया है, वो प्रॉपर्टी में लगा देते हैं और जिसका फ़ायदा सिर्फ चंद लोगों को होता है। अब ज़रूरी है कि ये चंद लोगों से निकल के सर्कुलेशन ऑफ मनी को बढ़ाया जाए और प्रॉपर्टी गेन टैक्स का भी इजाफ़ा किया जाए। सो IMF को ये प्लान दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि पाकिस्तान अपने टैक्स बेस और टैक्स नेट में कैसे इजाफ़ा करेगा। और अब तक का जो IMF का रहा है रवैया, उसमें चंद बातों को छोड़ के, जिस तरह गुज़श्ता रोज़ उन्होंने ज़राए के मुताबिक ये कहा था कि जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है उसमें खासी सस्ती गैस दी जा रही है फर्टिलाइज़र खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को। बाकी जो पिछली हुकूमत, निगरां हुकूमत की कारकर्दगी थी, उस पर तसल्ली बख्शी रहा है। बहरहाल क्या पाकिस्तान मुआशी बहरानों से निकलेगा और एक कन्फ्यूजन जो रही, बेयकीनी जो रही, अब वो ख़त्म हो चुकी है। आज के प्रोग्राम में इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। PTI अब सर पीट रही है कि काश हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद ना करते, MWM के साथ कर लेते। और उनके रहनुमा अब इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि ये भी उनसे गलती हुई, जिसकी वजह से कल जब पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया, उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद की, तो अब गौहर साहब ये कह तो रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन ग्राउंड्स जो बन चुके हैं उस पर कितना आसान है, कितना मुश्किल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि ये जो गलतियाँ होती नहीं हैं, क्या ये अब फिर गलतियाँ हो रही हैं या कुछ दानिशमंदी से भी लोग बात कर रहे हैं। अगर गलतियाँ नहीं हो रही तो मौजूदा पार्लियामेंट को असद कैसर ज़ियाउल हक़ की जो मजलिस शूरा है वो क्यों कह रहे हैं, और अगर गलतियाँ PTI की तरफ से नहीं हो रही हैं तो 6 महीने में, 8 महीने में क्या वाक़तन हुकूमत चली जाएगी। ये बहुत से सवालात हैं, या हकीकतन PTI के पास ऐसे ग्राउंड्स मौजूद हैं। जिस तरह अभी IMF की बात हो रही थी तो IMF के दफ्तर के बाहर भी उनकी तरफ से एहतजाज किया गया कि पाकिस्तान के साथ जो हैं वो मुआहिदा ना हो। बहरहाल ये हैं सिलसिला। और नवाज़ शरीफ साहब के साहबजादे 7 साल बाद वतन वापस आए हैं। उनका जो इश्तिहारी का स्टेटस था वो ख़त्म हुआ है और उनका इस्तकबाल किया गया। ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब ने जब वो पहुँचे जाती उम्रा, और क्लियर किया हुसैन नवाज़ ने कि उनका किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है और कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि वो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है एडिटर 92 न्यूज़ इस्लामाबाद राव खालिद साहब। राव साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब मायनाज सफारतकार हैं और बड़े शोला बयां तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया साकिब साहब आपका। और साकिब बशीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉरस्पॉन्डेंट हैं, एनालिस्ट हैं, सीनियर कॉरस्पॉन्डेंट हैं। साकिब साहब आपका बहुत शुक्रिया। और अदालती जो मामलात हैं बड़ी गहरी नज़र है साकिब साहब की इन पे। तमाम आप हमारा जो पैनल है, तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मैं नजमुल साकिब साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। हम आएँगे ज़रा जो टेक्निकल बातें, दीगर बातें, नवाज़ शरीफ साहब के साहबजादों का वापस आना, ये ऐलान भी करना कि हमारा किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और नवाज़ शरीफ साहब का ख़ुद को महदूद कर लेना जाती उम्रा तक, इस तरह की वो बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें तो मियाँ साहब अब हमें नज़र नहीं आते हैं, और वज़ारत उज़्मा भी मियाँ साहब के पास नहीं है। उनका रोल अब क्या आपको नज़र आता है? आप समझते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब वाक़तन हकीकी कायद के तौर पर रोल अदा करेंगे, या वो ख्वाहिश फिर से मौजूद होगी कहीं कि छोटे भाई की जगह ज़िंदगी मौका दे तो शेरवानी मैं भी पहन लूँ एक बार फिर से?
जी फैसल, आपका बहुत शुक्रिया और आपको ज़ेर बहस में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद है। और रामीन के लिए हमारी नेक तमन्नाएँ हैं। देखिए, वो जब हम कॉलेज में होते थे ना, तो जब सोचते थे CSS करेंगे, अफसर बनेंगे, फलाना होगा, तो उस वक्त एक हमारा दोस्त था, वो ये कहा करता था कि SP बनने से बेहतर है कि SP का भाई बना जाए। अच्छा, वो लॉजिक बड़ी देर बाद समझ में आई कि वो क्यों ये ऐसा कहता था हमारा दोस्त। वो कुछ इसलिए कहता था कि आप SP बनेंगे, आप सारा दिन भाग दौड़ कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, दाएं बाएं मसले मसाइल, गाड़ी इधर गाड़ी उधर, इधर पब्लिक कर रहा है, उधर चोर पकड़ रहे हैं। और जो उसका भाई है, उसने कोई काम कराना है तो वो आराम से कहेगा जी मैं तो SP का भाई हूं। तो वो बहुत बाद में समझ में आई कि वो खुद क्यों नहीं बनना चाहता था SP, और वो क्यों चाहता था कि SP का भाई बनना बड़ा अच्छा है। आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है, तो 2 मिनट दीजिएगा, मैं इसका ज़रा यानी थोड़ा सा पस मंज़र पहले देखते हैं। देखिए, वज़ीर आज़म जब नवाज़ शरीफ साहब बने तो 3 दफ़ा बने, वज़ीर आला भी रहे। अब यह है कि इस वक्त उनके भाई जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी बिटिया जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं। अब यह है कि जो तमाम केसेस थे, अल अजीज़िया था, वो फ्लैगशिप था, वो एवन फील्ड था, वो ख़त्म हो गया। PDM में जो हुकूमत आई उसमें सारे के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो गए। यहाँ तक हुआ कि इसहाक डार साहब जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके सेनेट के पुराने जो थे सैलरीज वगैरह वो भी मिल गई, हर चीज़ हो गई। अब यह है कि इस सारे करने के बाद अगर आप देखें तो क्या उनके सियासी मुस्तकबिल के बारे में हम कुछ कह सकते हैं? देखिए, जमहूरियत अगर रहती है तो वो तो सबसे बड़ा ओहदा 3 मरतबा कर चुके। अब तो कोई बादशाहत ही होगी पाकिस्तान में, तो वो बादशाह सलामत ज़िले इलाही बनेंगे। वरना मेरे ख्याल में इस वक्त उन्होंने जितना भी कुछ करना था ना, वो उन्होंने कर लिया है। ये कहना कि उनका मुस्तकबिल क्या है, मेरे ख्याल में उनका मुस्तकबिल अभी भी है। और चूंकि पाकिस्तान में तेज हवा दाएं बाएं होने में देर नहीं लगती, पता नहीं लगता कि इस भाई का जो है वो अब गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो दूसरे भाई को, और फिर तहरीक के अदम एतमाद आने में देर कितनी लगती है। लिहाजा अब जब तक नवाज शरीफ साहब मौजूद है, और याद रहे कि वो ताहयात अपनी पार्टी के वो यानी वो सुप्रीमो और यानी जो बड़ा लीडर होता है वो मौजूद रहेंगे। अब उसमें मुझसे अगर आप पूछेंगे फैसल, तो मुझे ये है कि उन्होंने तो सारा कुछ कर लिया है। अब वो 3 दफा के बाद अब क्या रह जाएगा? 4थी दफा भी बन जाएंगे, इससे आगे तो नहीं जा सकते। मुझे उनके मुस्तकबिल से ज्यादा उनकी पार्टी के मुस्तकबिल का पड़ा हुआ है, क्योंकि इस दफा तो हो सकता है कि मानसहरा से नहीं जीत सके, या 1-2 और चीजें भी दाएं बाएं पता लगी कि वो हार गए हैं, और उसमें कुछ अगली दफा अगर वोट वाकई सही गिने गए फैसल, तो उस वक्त क्या होगा? और ये जो पंजाब तक महदूद हो रही है मुस्लिम लीग नून, इसका क्या मुस्तकबिल है? मेरे नजदीक ये अहम सवाल है। और इसके बाद इस वक्त की आखिरी बात कि जो आपने देखना है ना, वो अपनी पार्टी का भी देखना है। भाई बन गया, बिटिया बन गई, 2 बेटे जो थे जिनका आपने जिक्र किया वो बाहर से आ गए, इश्तिहारी मुलजिम थे। अब उनका भी मुस्तकबिल देखना है, क्या उन्होंने वाकई सोच लिया है कि वो आएंगे किसी सियासी या किसी बहुत बड़े ओहदे के लिए, उनके लिए बात होगी, जो कि अभी तक नजर नहीं आ रही। असल चीज यह है कि आपकी जो PMLN है, विद और विदाउट नवाज शरीफ, उसका मुस्तकबिल क्या है? और अगर अगले इलेक्शन में फैसल वोट वाकई गिने जाते हैं जो कि पड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी सूरत हाल जो खानदानी किस्म की है ये ज्यादा आगे चल सकेगी। और इस वक्त बड़ा इम्तिहान जो है वो शहबाज शरीफ साहब का है और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का है कि उन्होंने ना सिर्फ ये फर्ज निभाना है जो उनको तफवीज किया गया है, बल्कि अपने पार्टी जो है उसके मुस्तकबिल की बागें उनके हाथ में है। और वो डिपेंड किस पे करता है कि आपकी कारकर्दगी बहैसियत वज़ीर आज़म और बहैसियत वज़ीर आला कैसी। बिल्कुल ठीक है। मैं राव साहब, हसन नवाज साहब और हुसैन नवाज साहब, जिस तरह नजमुस साकिब साहब ने कहा कि बज़ाहिर नहीं लगता कि वो कोई सियासत में या पॉलिटिकल लाइमलाइट का हिस्सा बनना चाहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, पिछले कई साल होती रही, नून से शीन निकलेगी, जानशीनी की जंग शुरू हो चुकी है। अब जो मौजूदा हालात हैं और बिलखुसूस ये पिछले इलेक्शन के रिज़ल्ट्स और उनके बाद, और मियाँ साहब का ख़ुद को
जाती उम्र तक महदूद कर लेना, भाई को वज़ीर-ए-आज़म बना देना, बेटी को वज़ीर आला बना देना, क्या इससे तय हो गया है कि अब जानशीनी भी आगे जा चुकी है और ये ख़ानदान आगे भी मिलकर ही चलेगा? फैसल, जो इस वक्त सूरत हाल है ना नज़र आ रही है, उसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो सियासी मंजरनामा है ना, उसमें पसे मंज़र और मंज़र के सामने वो मियाँ साहब की कबूलियत नहीं हो रही उस तरह से। हाँ, हमने देखा जब वो आए थे तो बड़े हमारे जय्यद किस्म के तज़किया निगार कबूलियत और मकबूलियत का एक जायज़ा पेश करते थे, एक तकाबुल करते थे कि मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत नहीं है, और कबूलियत जिधर है तो वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब है। तो हम देखते हैं कि अभी जो सूरत हाल डेवलप हो रही है जिस तरह से, उसमें वो कबूलियत उनकी सियासी रोल में उस तरह से हो नहीं पा रही। दूसरी, हम 8 फरवरी की रात से हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे चीज़ें हो रही हैं जिसमें उनको अंडर प्रेशर लाया गया है, उनको अंडर प्रेशर रखा जा रहा है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मियाँ साहब के हवाले से जो भी जावेद लतीफ़ साहब ने भी जो बातें की हैं, वो भी ये इंडिकेशन दे रहे हैं, वो अगरचे उनकी हमदर्दी कर रहे हैं लेकिन ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि मियाँ साहब की कबूलियत जो है ना वो नहीं नज़र आ रही, बल्कि ब्लैकमेलिंग हो रही है और ये हो रहा है। तो उस तनाज़र में जब हम देखते हैं हसन और हुसैन की आमद, मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि वो शायद उनको बुलाया गया है कि आप भी वालिद साहब को कन्विंस करें कि वो अपने सियासी रोल जो भी वो करना चाहते हैं, मेरी खबर ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट बन जाए मुस्लिम लीग के, और पार्टी अपने कंट्रोल में पूरी लेके और ख़ुद उसको फ्रंट पे आके, पहले तो कंट्रोल में तो उनके है ऑब्वियसली, जो भी फैसले उनकी मर्ज़ी के बगैर तो नहीं होते, लेकिन वो ख़ुद एज लीगल प्रेसिडेंट के तौर पे, क्योंकि आपको कदर नहीं है उनके सदर बनने में, तो वो बन के वो खुद पार्टी को टेक ओवर करके तो फिर उसको करें। वो जब पार्टी को टेक ओवर करेंगे ऑब्वियसली वो इन्फ्लुएंस उनका गवर्नमेंट्स के ऊपर, पंजाब में तो बेटी है उनकी, ऑब्वियसली होगा, सेंटर में भी उसका इन्फ्लुएंस आएगा नेचुरली। तो इस चीज़ को रोकने की कोशिश की जा रही है। और हसन और हुसैन जो बुनियादी तौर पर जो उनकी आमद, मुझे ये लगती है कि वालिद साहब को कन्विंस करें कि आप कुछ अरसे के लिए एक दफ़ा फिर लंदन आ जाएं, अपना जो अधूरा इलाज है उसको पूरा कर लें, और इस किस्म की कुछ सूरत हाल लगती है। एक नजमुल साकिब साहब ने बात की, मैं छोटी सी ये 2 खबरें दी हैं राव साहब आपने हवाले से कि उनकी कि हसन और हुसैन उन्हें लेने आए रिवाइवल के हवाले से, तो मेरी असेसमेंट है ये, अभी मैं खबर नहीं इसको कह सकता, मेरी असेसमेंट है, क्योंकि वो बहन के वज़ीर आला बनने पे और उनकी ओवर टेकिंग पे तो नहीं आए, उस पर भी आ सकते थे। तो ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है ये उसका एक हिस्सा मुझे लगता है। जो PMLN की जो है, जहाँ तक बहुत शदीद ज़रूरत है रिवाइवल की PMLN को, अपने वोट बेस को इंटैक्ट रखने के लिए, अपने वोट बेस को बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी को दोबारा जो उसकी एमरजेंस के लिए, रिसर्जेंस के लिए, तो सारा जो है ना वो उसके लिए जो हल है अभी वो ये है कि आप शरीफ फैमिली से बाहर किसी बंदे को, इसको कोई अच्छा लीडर जो है, आपके बहुत से हैं, जी ठीक है, उनको पार्टी के फेस के तौर पे लेके आए, कुछ अरसे के लिए ये पीछे हो जाए और फिर उसके बाद देखें कि क्या होता है। सही है। मैं राव साहब आपकी तरफ दोबारा आएंगे। साकिब साहब, गुफ्तगू आपने सुनी है, आप क्या समझते हैं कि वाक़तन मियाँ साहब जो हैं वो बाहर चले जाएंगे और मियाँ नवाज़ शरीफ का अब उसी तरह पॉलिटिकल लाइमलाइट में या बतौर चीफ़ एग्जीक्यूटिव या वो प्रेसिडेंट पार्टी के तो बन जाएंगे, लेकिन किसी और बड़े आइनी ओहदे पे आपको नज़र आ रहे हैं आने वाले सालों में? एक तो जो बैरून मुल्क जाने वाली बात है, मेरा ख्याल है हो सकता है वो चले भी जाएं, क्योंकि 2 दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने एक बात की थी कि उनकी तबीयत जो है वो उस तरह नहीं है। बाकी जो उनके साथ जो हुआ है, मेरा ख्याल है कि 2017 में जब वजारत उज़्मा से वो हटे, उसके बाद 2019 में बैरून मुल्क गए और 2023 में वापस आए, तो वापस आने का जो पूरा एक तरीक़ाकार था वो ऐसे लग रहा था कि वो वजारत उज़्मा के लिए आ रहे हैं। वहाँ हमने देखा कि 8 फरवरी दिन तकरीबन 1 बजे का टाइम था, लाहौर में जब वो वोट डालने भी गए तो उन्होंने, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जो बात की उससे यही तासुर भी यही था कि वो वजारत उज़्मा के लिए आ रहे हैं। 2 दिन पहले मुस्लिम लीग नून ने इश्तिहारात भी दिए।
तो रात को तकरीबन 11 बजे जहाँ पे उन्होंने विक्ट्री स्पीच का पूरा एक प्लान था मुस्लिम लीग नून का, जो 8 फरवरी के इलेक्शन के रिजल्ट्स थे, फिर 9 फरवरी के आगे, तो 8 फरवरी के जो रिजल्ट्स थे उस पर उन्होंने विक्ट्री स्पीच नहीं की, वो चले गए। तब से लेकर अब तक जो सिनेरियो है उसमें जो मियां नवाज शरीफ हैं वो यकीनी तौर पर हर जगह पे नज़र तो हमें आते हैं, लेकिन आप देखें कि उनके जो करीबी थे या एक सख्त मौक़िफ़ रखने वाले साकिब साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे ही शुरू करेंगे, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम ज़रा मखसूस नशिस्तों के मामले पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले साकिब साहब, ब्रेक से पहले आपसे बात हो रही थी और यही सवाल था मेरा कि क्या मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब को आप किसी आइनी या चीफ़ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर देख रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि बहुत करीब कुछ ऐसा होने लगा है। 5 साल के बाद अगर कुछ हो, सूरत हाल कुछ बने तो वो एक अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल जो एक हुकूमत बन चुकी है और ओहदे तकसीम हो चुके हैं, अब जो है वो इसमें कुछ बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि NA 130 जो है लाहौर का हल्का, मेरा ये ख्याल है कि ये एक थ्रेट भी है और ये थ्रेट ऑनवर्ड रहेगा जो मुस्लिम लीग नून है उनके लिए और हुकूमत के लिए भी ख़ास तौर पर, क्योंकि ये वो हल्का है जिसके हवाले से PTI डिमांड करती आ रही है कि इसको खोला जाए। इस हल्के को जो इसके फॉर्म 45 सामने आए हैं उसमें काफ़ी सवालात भी हैं, तो इसलिए ये एक थ्रेट के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा जो आपने शुरू में जो हमारा सवाल था कि मुस्तकबिल क्या है, तो मुस्तकबिल असल में जो मुस्लिम लीग नून है उसमें बहुत बड़े पैमाने पे एक तब्दीलियों की भी ज़रूरत मौजूद है। वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा था मुस्लिम लीग नून ने, जब मियां साहब जो है वो जेल में थे, बाहर आए, फिर उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का नारा शुरू किया और वो एक पॉपुलर एक नारा था और बड़ी आवाम थी, लोग थे उनके साथ। लेकिन हमने देखा कि वक्त के साथ साथ उस नारा जो है वो हट गया सीन से, और उसके बाद अब तो दूर दूर तक मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी है उसके साथ उसका ताल्लुक भी नहीं है। तो इसने पूरे इलेक्शन में ओवरऑल जो एक परसेप्शन बनी है वो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ गई है। अगरचे वो हुकूमत में आ गए हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें अभी तय होनी है, कुछ 30-35 हल्के हैं, फिर मखसूस नशिस्तें भी हैं और ये चीज़ें साथ साथ जो है वो चलती रहेंगी। तो इसलिए फिल वक्त और जो मुस्तकबिल करीब है, कहीं पे भी मियां नवाज शरीफ साहब नज़र नहीं आ रहे। अगरचे 8 फरवरी तक उनका पूरा प्लान भी था और पूरी तैयारी भी थी, वो मुलाकातें भी कर रहे थे, वो हुकूमत साजी के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, और जो विक्ट्री स्पीच 8 की बजाय 9 उन्होंने की, वो विक्ट्री स्पीच भी आप अगर सुने तो उसमें वो जो है वो चीज़ नहीं थी जो एक जीते हुए किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती है। इसलिए जो है वो अपने भाई को वो जो लाए हैं, और ये कमज़ोर क्योंकि वज़ीर आज़म हैं इसलिए वो खुद नहीं आए, अपने भाई को लाए हैं। जी ठीक है। अब ये तो खैर वक्त के साथ साथ पता चलेगा वो कितने कमज़ोर हैं, ये कितने ताकतवर हैं। कल जिस तरह गुजरांवाला से सीट और मुस्लिम लीग नून को मिली है, सो इन सारे मामलात को या इन हालात व वाक़यात को देखते हुए राव साहब अब PTI अपना सर पीट रही है कि जो मखसूस नशिस्तें थीं उसमें जी हम शिरानी ग्रुप में शामिल हो जाते तो बेहतर हो जाता, हम MWM के साथ चले जाते तो मखसूस नशिस्तें मिल जाती। फिर उम्मीदें, माफ़ कीजिएगा, उम्मीदें उनकी वहाँ से टूटी हैं जहाँ से टूटने का कोई इम्कान नहीं था, यानी पेशावर हाई कोर्ट से उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हुई है। तो ये सारे वाक़यात देखते हुए आप क्या समझते हैं कि अब ये सुप्रीम कोर्ट में क्या ग्राउंड्स इनफ हैं, इनका कोई उम्मीद भर आएगी या बस वो परेशानी ही है? अगर तो माजी की बात करें ना फैसल, जैसे आप बयान कर रहे थे, तो उसमें चट भी उनकी और पट भी उनकी है, इसलिए ये जो मर्ज़ी कर लेते, इनके साथ यही होना था। निशान इनका रहा नहीं था
इनको फोर्स किया गया, कैंडिडेट्स इनके नहीं थे, फोर्स किया गया उनको कि बगैर निशान के इलेक्शन लड़े, बगैर अपने मेन जो कैंडिडेट्स थे उनके मेन लीडरशिप के बगैर इलेक्शन लड़े, बगैर किसी कंपेन के इलेक्शन लड़े। तो वो सारी चीज़ें, वो ये जो दरिया पार किया इन्होंने, ये भी गनीमत है। अभी जो रिजर्व सीट्स की बात जब आई है तो उसमें ये इस मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन, अब जो है उसमें कानूनी और आइनी जो नुक्ते हैं, आइनी तौर पे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जी आइनी तौर पे ये है कि जो तनासुब है पार्लियामेंट के अंदर जमात का, उस हिसाब से उसको मिलेंगे। कानूनी तौर पे वो कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का लॉ ये कहता है कि आपने इलेक्शन में जो है आपने पहले नाम देने हैं उनके, जो भी आप रिजर्व सीट्स आप पे लड़ना चाह रहे हैं। तो उस पर बहुत सी तौजीहात हैं। बाप के केस का हवाला दिया जाता है 2019 में, ये हुआ नहीं हुआ। बुनियादी नुक्ता इसमें ये है कि क्या कोई आज़ाद लोग जीत के किसी ऐसी जमात में शामिल हो सकते हैं जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने असूली तौर पे इसको तस्लीम किया है, क्योंकि जितने कैंडिडेट सदर के थे, जो महमूद अचकज़ई साहब, उनको उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कैंडिडेट के तौर पे मेंशन किया अपने डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद सेनेटर के भी इलेक्शन हुए, सेनेटर इलियास मेहरबान को उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कैंडिडेट के तौर पर मेंशन किया। ये एक्सप्रेसली इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बात को तस्लीम करना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एज पॉलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट एग्जिस्ट करती है। अब आ जाती है, जैसे मैं कह रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन की बात है। अगर आपने इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे, सीट उसने जीती नहीं जीती, क्या उसको मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, हाउस क्या अगर वो सीटें खाली छोड़ दी जाएं, जो एक नुक्ता नज़र पीटीआई की तरफ से पेश किया जाता है, ये सीटें खाली रहनी चाहिए, तनासुब के हिसाब से सिर्फ मिलनी चाहिए, तो क्या हाउस इनकम्प्लीट रहता है? ये दिन अगेन ए मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो इसमें ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में जाके तय होंगी। इनको पता था इलेक्शन कमीशन से इनको बहुत बड़ा रिलीफ नहीं मिलेगा। पेशावर हाई कोर्ट से इनको कुछ उम्मीद थी, लेकिन मेरा ख्याल है पेशावर हाई कोर्ट ने भी मुनासिब समझा कि ये हाईएस्ट फोरम पे ही जाएं। हम इस जो इंटरप्रिटेशन का इशू है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने तो दरखास्तें जो हैं वो अब मुनासिब समझा। मेरा ख्याल है उन्होंने तो फैसला दे दिया ना राव साहब, उन्होंने मुस्तरद कर दी दरखास्तें, वो तो एक फैसला आ गया, तो ऑब्वियसली ये तो अब ऑब्वियस है उन्होंने आगे जाना था। मैं नजमुल साकिब साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट में भी बल्ले वाले जी राव साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं आपके सामने जो सवाल रखना चाह रहा हूँ नजमुल साकिब साहब, शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि शिरानी ग्रुप के साथ मामलात तय हो गए थे, पता नहीं उस पर हम क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा हमने। MWM के साथ मामला तय हुआ तो उस पर फिर एक शोर मच गया कि आप एक मजहबी जो जमात है उसकी तरफ जा रहे हैं, और ऑल दो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी एक मजहबी जमात थी लेकिन परसेप्शन कुछ और थी। तो वो कह रहे हैं ज़िम्मेदारों का तयन होना चाहिए कि ये जो लोगों ने पार्टी के अंदर की बात कर रहे हैं कि इस तरह गलत फैसले किए हैं। आप क्या समझते हैं कि अगेन ये वही बात है कि आप कानूनी महाज पे सियासी जंग लड़ते रहे, सियासी जंग थी वहाँ पे कुछ और करते रहे, या ज्यादती हो रही है पीटीआई के साथ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ? आपके सवाल में ही आपका जवाब भी है किसी हद तक। देखिए, ये कहना कि वहदतुल मुस्लिमीन में शामिल हो जाते, सुन्नी इत्तेहाद में ना होते, या फिर ये किसी और जमात को देख लेते, शिरानी ग्रुप को देख लेते, ये आफ्टर थॉट्स हैं। असल बात यह है कि और ये जो इस वक्त की सूरत हाल है पीटीआई की, उसमें तो मुझे ज़्यादातर कानूनी और आइनी लोग नज़र आ रहे हैं। वकला का बहुत बड़ा एक जत्था है जो कि उसमें मौजूद नज़र आ रहा है। इनको क्यों नहीं ये बात नज़र आई? अगर इनको हल्का सा भी शायबा था कि अगर ये सुन्नी इत्तेहाद के साथ जाते हैं तो ना इनको रिजर्व सीटें मिलेंगी, ना ही इनको कुछ और बराआत मिलेंगी, और ये अदालतों की चक्करों में पड़ जाएंगे, तो इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं ये फैसला किया? अब ये आफ्टर थॉट है, और इस वक्त आप सिर्फ जो है वो कहते हैं ना, सांप मर गया और फिर वो आप यानी उसके बाद जो है वो लकीर ही पीटते रह जाते हैं। लकीरें पीटने से अब कुछ नहीं होगा। दूसरा पहलू इसका यह है कि अवाम भी ये देख रही है, और आपकी पीटीआई के सपोर्टर्स भी ये देख रहे हैं, और पीटीआई वाले भी ये देख रहे हैं कि अखलाकी तौर पे हमारी ये जो तमाम जो आपके यानी इंडिपेंडेंट्स हैं ये हमारे हैं, और वो रिजर्व सीटें अखलाकी तौर पे हमारी होनी चाहिए। बदकिस्मती ये है कि जब भी हुकूमती आती हैं चीज़ें, जब भी आइन की बात आती है तो कानून देखा जाता है।
अखलाक नहीं देखा जाता, और ये बदकिस्मती है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में। वो कहें जी कानून क्या कहता है, अखलाक रह जाते हैं एक तरफ। अब सवाल यहां ये पैदा होता है कि आपने एक गलती तो कर ली, कम से कम अभी से ही देख लें। और ये कहना कि जी पेशावर हाई कोर्ट में जाएंगे तो वहां से वो पेशावर हाई कोर्ट में जाते भी, अब यानी अभी तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तमाम पिटीशंस जो हैं उसमें अकलियतों की नशिस्तें, खवातीन की नशिस्तें, उन्होंने कहा जी रद्द हैं। अगर ये कर लेती पेशावर हाई कोर्ट किसी वजह से कि जी ठीक है हम मंजूर करते हैं, तो आपके ख्याल में हुकूमत पीछे रहती, इलेक्शन कमीशन पीछे रहता? उन्होंने जाना था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये फिर यानी ढाक के वही 3 पात। तो ये रास्ता ही ठीक नहीं है। आप बात कर रहे हैं मॉरल आर्ग्यूमेंट की, बात यहां पे हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल आर्ग्यूमेंट की। तो मॉरल आर्ग्यूमेंट जो है वो ठीक है, बड़ा अच्छा होता है, लेकिन लीगल नहीं। अब यह है कि इससे भी पीछे अगर चले ना, आपसे आपका बल्ला छिन गया, आपका लीडर जेल में है, आप में इतनी ज्यादा और मुसीबतें आपने इलेक्शन से पहले भी झेली, अब भी झेल रहे हैं। बाबा आपको ये क्यों नहीं यकीन आता कि फैसला हो चुका है? आपको ये क्यों नहीं पता चलता कि आपसे एक बहुत बड़ी फाश गलती होती है? 9 और 10 मई के जो वाकयात हैं वो आपसे गलती हो चुकी है। और फिर अवाम में, हमें तो यानी ये लगता है ना जी अवाम सारी की सारी पीटीआई के साथ है, और पूरे के पूरे जो आपके करोड़ों लोग हैं वो इमरान खान की तरफ हैं। वो लोग जिन्होंने कि इस वक्त महंगाई और रमज़ान और ये सारी मुसीबतें और इन्फ्लेशन और ये सारा कुछ देख रहे हैं, और फिर ये IMF का अजाब वगैरह और ये सारा कुछ, उनको पता है कि इसमें पिछली 3-4 गवर्नमेंट्स जो हैं उसमें कितना कितना हाथ है। तो आप ये क्यों तसव्वुर कर रहे हैं कि जिस तरह सियासी तौर पे आप एक तकरीर करके एक पॉइंट प्रूव करते हैं, तो आप ये पॉइंट प्रूव कर रहे हैं कि जी देखें सीटें हमारी हैं? मेरे ख्याल में फैसल, अब इनको वक्त आ गया है। गलतियों का एहसास होना बड़ा अच्छा होता है, लेकिन उनको रिपीट नहीं करते। तो अच्छा, अब ये वक्त आ गया कि वो प्रैक्टिकल होके सोचें। जी नजमुल साकिब साहब, जी साकिब से जानते हैं। साकिब साहब ये बताइए, क्योंकि आपका ये अदालती मामलात आप देखते भी हैं, ये कैसा वकला का जत्था है जिसका जिक्र नजमुल साकिब साहब ने किया? ये कैसा ये लोग हैं कि जो ना लीडर को बाहर निकलवा सके, जो ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन बचा सके, जो ना मखसूस नशिस्तें बचा सके? रीज़न क्या है? क्या इन पे काम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये इतना वो फोकस नहीं कर पा रहे, या इतने सेटबैक हो रहे हैं कि आपकी जो दरख्वास्तें हैं वो रद्द हो जाती हैं, फ़ैसले आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आते? टेक्निकली इवन मखसूस नशिस्तों के मामले पे ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI ने कहाँ गलत खेला है? एक तो जो वकला हैं उनके अंदर अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं। फिर दूसरा मामला ये है कि बहुत सारे डिसीजन सियासी क़यादत को लेने होते हैं, और ये सारे वकला थे जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, केसेस कर रहे थे, और अचानक जो है वो पॉलिटिकल लीडर भी बन गए। इनमें जो राय का इख्तलाफ है उसकी वजह से 3-4 जो जमातों के नाम लिए गए उनमें उन्होंने जाना था, एक कह रहा था एक में जाते, दूसरे में, तीसरी में, फिर इसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आ गए। इसमें एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ कि ये परसेप्शन के पेशावर हाई कोर्ट की जो तवक्कुआत थी उसके मुताबिक फ़ैसला नहीं आया, और सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं हो सकता, तो पेशावर हाई कोर्ट का जब बल्ले के निशान का केस का फ़ैसला आया था तो उस वक्त भी यही परसेप्शन थी कि अब जो है वो इनका मामला क्लियर हो गया है, अब ये बल्ले का निशान रहेगा। और फिर हमने देखा कि 13 जनवरी का फ़ैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने सारा जो मामला ही ख़त्म कर दिया। और इसी तरह अब भी पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ज़रूरी नहीं ऊपर जाके ये फैसला बरकरार रहे। उसकी वजह यह है कि ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल भी तो फर्स्ट टाइम ही बनी है ना। अंदाज़ा लगाएं कि 100+ आज़ाद उम्मीदवार इकट्ठे कहीं से जीत गए, तो उन्होंने कहीं पे जाना है, कोई डायरेक्शन लेनी है, तो ये भी कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि 100+ जो है वो जीत चुके हों। मतलब जीतते हैं 5, 7, 10, 15 या 20 आज़ाद जीत जाते थे, वो भी मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से उनकी एफिलिएशन किसी न किसी तरह होती थी। तो ये एक गैर मामूली सिचुएशन भी है इस यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बतौर पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, फिर तीसरी बात यह है कि जो पंजाब के जो मेंबर थे इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने जो एक इख्तलाफी नोट लिखा था वहाँ पे कि ये सीटें इनको तो नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को भी नहीं मिल सकती। इसके हवाले से कानून और आइन खामोश है।
तो वो जो इंटरप्रेट करना है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कर सकती है और कानून साजी भी हो सकती है। तो जो एक मेरा ख्याल में एक ऐसा रास्ता मौजूद है, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई जो है वो सूरत हाल या कोई ऐसी कोई जजमेंट दे कि यह सारा जो है वो रिवर्स हो जाए, क्योंकि इसके पीछे भी वो 13 जनवरी की जो जजमेंट है उसका भी बड़ा अमलो दखल तो बहरहाल मौजूद है कि पीटीआई आज भी एक पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट तो करती है। उसके बाद ये सारे स्टेप्स जो है वो अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो है वो जगहों पे मौजूद है। एक और बात के इख्तलाफात की जो बात की थी मैंने कि सुप्रीम कोर्ट इनको जाना चाहिए था पहले स्टेप पर ही। उसकी वजह यह है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पंजाब से भी हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा से भी हैं, सिंध से भी हैं और मरकज़ से भी हैं। आपने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास किया और यहाँ जो नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं उन्होंने तो ये कहा कि हमें मिला नहीं, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने उसकी ये तशरीह की कि उनकी तो यहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर तो है, उनका दायरा इख्तियार ही नहीं है, वो बात ठीक कर रहे थे अटॉर्नी जनरल। तो इनको पहले स्टेप पर ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अब जो पिछले दिनों आपने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट में इनकी लीगल टीम पहुंची ही नहीं है, तो वहाँ वो इंटरनली जो इख्तलाफात थे उसकी वजह से नहीं पहुंची। तो ये फिर लाहौर हाई कोर्ट में इनकी अलग पिटीशन है, सिंध हाई कोर्ट में अलग पिटीशन है। अब एक अजीब सी सिचुएशन जो है बनी हुई है। बहुत सारे वकला से जब मेरी बात हुई है तो वो ये कहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था सुप्रीम कोर्ट जाएं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अब जो फर्दर जो बेंच बनेगा उस बेंच की सूरत हाल बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि कौन सा बेंच जो है वो इनके केस को सुनता है, और क्या जो 2 अप्रैल को सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं उससे पहले क्या ये इनकी मखसूस नशिस्तों वाला मामला डिसाइड होता है या नहीं होता, ये भी बहुत अहम है। अगले 1 से 2 रोज़ में इनकी जो पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाएगी और नेक्स्ट वीक में इसकी जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होने का भी इम्कान इसलिए है क्योंकि आपने देखा कि बल्ले के निशान वाले मामले में बहुत नेट टू नेट इस तरह था कि 2 दिन का टाइम रह गया था जो सिंबल जमा करवाने थे, तो बिल्कुल एंड टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन जो है वो एक लंबी तवील समातें की और उसका फैसला दे दिया। इस केस में भी ऐसे लगता है कि 2 अप्रैल से पहले कोई फैसला आ जाएगा और फैसला तब्दील भी हो सकता है, जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट का पहले फैसला जो है वो तब्दील हुआ। जी ठीक है। हम तो बस बुनियादी तौर पर जो साकिब साहब आप बात कर रहे हैं, आपने कहा कि इख्तलाफ भी है। राव साहब आप ज़रा इस पे कमेंट कर दें कि जो अब शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि शिरानी साहब के साथ मामला तय हो गया था, फिर क्यों पीछे हटे हमें नहीं पता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ऑन बोर्ड लिया गया, उससे पहले MWM के साथ मामला तय हो गया था, उसको क्यों पीछे रखा गया हमें नहीं पता। ये ज़िम्मेदार कौन है, इनका तयन होना चाहिए। अब ये कौन है ज़िम्मेदार, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर आके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मिलते हैं बतौर चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, उन्होंने बड़ा अच्छा किया, अपने मुतालबात रखे, लेकिन उससे इंप्रेशन ये आता है कि शायद एक जो मफामत वाला धड़ा है PTI में वो जान पकड़ रहा है और मज़ामत वाले कुछ पीछे हट रहे हैं। तो इख्तलाफात की नौइयत क्या है, आपको है अंदाज़ा कुछ राव साहब विद इन PTI? इख्तलाफात की नौइयत का तयन उस तरह से नहीं किया जा सकता। पर्सनल भी हो सकते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड भी हो सकते हैं, जेन्युइन भी हो सकते हैं, लेकिन असल मसला ये है कि इमरान खान जेल में है और उनसे कम्युनिकेशन जो है जिन लोगों की है वो किस तरह से उसको कम्युनिकेशन को पास ऑन करते हैं, उसमें मेरा ख्याल है काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि हम देखते हैं अलीमा खान जब बात करती हैं वो कुछ और कह रही होती हैं, जब शेर अफजल मरवत करते हैं कुछ और कह रही होती हैं, कह रहे होते हैं। गौहर खान जब बात करते हैं, अली ज़फ़र बात करते हैं, तो मुख्तलिफ अली ज़फ़र के अगर आप बड़ा ज़िम्मेदार आदमी हैं, IMF के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया था वो इतनी उसका लैशबैक आया कि वो क्योंकि वो बाद में फिर वजाहतें देनी पड़ी उसकी बहुत सारी। तो इतने ज़िम्मेदार लोग भी समटाइम्स जो कम्युनिकेशन होती है उसको कह ले कि मिसकम्युनिकेट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर तो यही है। बाकी ये है कि उसमें कौन ज़ाती तौर पे उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, हम किसी की नीयत पे ये नहीं कर सकते शक कि कौन किस वजह से कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हो रही हैं। जो गंडापुर साहब वाली मीटिंग है वो तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की मर्ज़ी के बगैर हुई होगी। गंडापुर साहब की नॉमिनेशन करना सारे मुखालफत के बावजूद वहाँ पे जो हो रही थी सूरत, और उनका फिर मुलाकात करना और उसके बाद बयान देना जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, तो मेरा नहीं ख्याल वो उनकी मर्ज़ी के बगैर हुई होगी। यकीनन कुछ चीज़ें हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि ओवरऑल जो सिचुएशन है पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से सियासी अफरा तफरी उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा कर सकती है। तो उसको मे भी रियलाइजेशन हो इस लेवल तक के हम मामला माशी तौर पे ठीक होने तक ज़रा
बहुत एग्रेसिव, ठीक है प्रोटेस्ट अपना रजिस्टर कराते रहें, पार्लियामेंट के अंदर आप बैठे हैं, आप KP से लेटर लिख सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, हफ्ते के बाद एक दिन सड़कों पे आके आप पुरअमन रैली निकाल लें, तो ये चलता रहे, लेकिन बहुत बड़ी कोई ऐसी हर्डल क्रिएट ना की जाए जिससे पाकिस्तान को मुआशी तौर पे या वैसे नुकसान पहुंचे। तो जी, मेरा ख्याल है एक ब्रेक के बाद राव साहब, एक ब्रेक के बाद हम इसी पे बात करें। IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन इसका एक और रुख भी है। जो IMF का दफ्तर है उसके बाहर जो हैं वो कुछ लोगों ने एहतजाज किया है और वो इस बात की मुखालिफत कर रहे हैं जो IMF के साथ पाकिस्तान के मामलात हैं। अब एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ आप जो अपने कपड़े हैं वो दुनिया के सामने जाके धोते हैं, तो अब इसके असरात क्या होने, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नजमुल साकिब साहब, IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और एक डेवलपमेंट ये है कि जो IMF हेडक्वार्टर के बाहर हुई है, PTI के कुछ कारकुन पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे ये डिमांड की है कि पाकिस्तान की मदद ना की जाए। बहरहाल वो एक पॉलिटिकल एंगल है, लेकिन जो IMF कहता है और जो हम अपनी टैक्स बेस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कितना आसान है ज़रूरी शोबे की आमदन पे टैक्स लगाना, प्रॉपर्टी डीलरों पे टैक्स लगाना और उसके साथ साथ रिटेलर्स पे टैक्स लगाना। ये बातें हम सबको पता है कि अगर हम ये कर दें तो हमारे टैक्स में, महसूलात में बहुत इजाफा हो जाना है, लेकिन इसमें रुकावटें क्या क्या हैं? देखिए फैसल, सबसे पहले तो दो चीज़ों की जो है ना वजाहत मैं करना चाहूँगा यहाँ पे। आपके सवाल से ही निकली हैं ये दो चीज़ें। पहली ये है कि ये जो एहतजाज करना है IMF के दफ्तर के सामने या अगर उनके वफ्द के सामने या फिर IMF को ख़त लिखना है, तो मुझे हो रहा था कि ये जो अभी हमने सुना कि एक एयर होस्टेस जो हैं वो एक स्टूअर्ड थी, वो गई टोरंटो से, वो वापस ही नहीं आई, तो अब तो फिर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। आप यानी इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को ख़त लिखेंगे कि तमाम किस्म की फ़्लाइटें जो कनाडा जा रही हैं या उधर से आ रही हैं उनको बंद कर दिया जाए। पहले तो ये है कि ये तरीक़ाकार ही गलत है। वो इसलिए भी गलत है कि ये आपका अंदरूनी मामला है, इसको अंदरूनी तौर पे हल करें और ये याद रखें कि कोई दुनिया की यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, IMF, वर्ल्ड बैंक, उसका हमारे सॉवरेनिटी पे, हमारे अंदरूनी मामलात पे किसी किस्म का कोई अमल दखल हो ही नहीं सकता। दूसरी वजाहत, जब आप कहते हैं ना जी मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, ज़रूरी पे यानी उस पर टैक्स लगेगा, उसके बाद टैक्स का अपने नेट बढ़ाना है, परचून फरोशों को बीच में लाना है, सब्सिडीज़ ख़त्म करनी है, निजकारी को प्रॉपर तरीके से करना है, कि ये मुश्किल फ़ैसले हैं। वजाहत करता चलूँ कि ये फ़ैसले मुश्किल नहीं हैं, ये दुरुस्त फ़ैसले हैं, ये दुरुस्त और सही फ़ैसले हैं जो कि बहुत पहले कर लेने चाहिए थे। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है कि आपके अक्सर जो अमीर लोग हैं वो टैक्स नहीं देते। आपको पता है कि सब्सिडीज और सुपर सब्सिडीज जिससे अमीर तबका और अमीर होता है उसको सिर्फ बंद ही कर दे, टैक्स नेट बढ़ा लें, तो आपको हो सकता है IMF का दरवाजा खटखटाना ही ना पड़े टू बिगिन विद। तो ये मुश्किल फैसला नहीं है, ये दुरुस्त फैसले हैं। और मुझे किसी वजह से लगता है फैसल, ये जो पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं ना, वजीर खजाना का खासतौर पे बॉडी लैंग्वेज और उनका जो वो लहजा था जब उन्होंने बात की कि जी हम इन्फ्लेशन का ये करेंगे, बैलेंस ऑफ यानी पेमेंट का ये है, हमारा ट्रस्ट, ये जो आपका यानी जो फाइनेंशियल डेफिसिट है इसका ये करेंगे, यानी कीमतों को इस तरह से करेंगे, IMF के साथ एक तवीलुल मुद्दत, बड़े पैसे उसमें हो सकता है लगाने पड़े, $3 बिलियन से ज़्यादा भी। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर को मैं देख रहा हूँ, तीसरी तरफ मैं यानी उनकी भतीजी को देख रहा हूँ जो कि चीफ मिनिस्टर है, वहाँ पे कुछ जल्दी करके कुछ करके दिखाने का अमल मुझे नज़र आ रहा है। तो उसमें से मैंने अखज़ क्या किया, मेरा तजिया ये कहता है कि इस दफ़ा जिन्होंने होमवर्क दिया है उन्होंने ये कहा है कि इतना टाइम लाइन है और ये काम करना है। मुझे उसमें SIFC भी नज़र आ रही है, उसकी जो है वो यानी कंटिन्यूएशन, मुझे उसमें FPR के रिफॉर्म्स भी नज़र आ रहे हैं, और उसमें मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि वो सारे फैसले जो निगरान हुकूमत ने किए थे उनकी कंटिन्यूएशन है, किसी किस्म का उसमें वो नज़र नहीं आ रहा। असल बात यह है कि IMF की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना,
तकलीफ की बात यह है कि फैसला ये नहीं करना था कि IMF में जाना है कि नहीं जाना। हमने फैसला ये करना है किस हद तक जाना है और कहां तक जाना है, कब तक जाना है। लगता यही है कि इस दफा जो IMF कहेगा, और उसमें सिर्फ दो चीजें, यानी अपनी बात खत्म करता हूं, सिर्फ दो चीजें उनकी मान लीजिए। अगर आपने ये दोनों दो नहीं मानी तो बिजली के बिल आपको कंपनसेट करना पड़ेगा आवाम से। बिजली का बिल ज्यादा, गैस का बिल ज्यादा, पेट्रोल का बिल, पेट्रोल की कीमत ज्यादा। वो दो फैसले कौन से हैं? सबसे पहले कि सब्सिडीज और सुपर सब्सिडीज को आपने खत्म करना है। दूसरा फैसला सबसे टैक्स लेना है। ये दो IMF की मुस्तकिल डिमांड्स हैं, और वो कहते हैं अगर ये नहीं कर रहे तो निजकारी कर लो, ये नहीं कर रहे तो ज़राई टैक्स लगा दो, ये नहीं कर रहे तो बिजली की कीमतें तो बढ़ानी पड़ेंगी। तो फैसल उसमें मुझे इस वक्त की बॉटम लाइन में ये बताऊंगा कि इस IMF की जो शराइत हैं, उनकी जो अव्वलीन शराइत हैं, जिनमें टैक्स लेना और सब्सिडीज खत्म करना, ये दो चीजें खत्म कर दें, इंशाअल्लाह ताला हालात बहुत रोशन। सही है। मैं राव साहब, जो बुनियादी तौर पे नजमुल साकिब साहब ने बड़ा डिटेल बताया कि ये काम कर लिए जाएं तो ये दुरुस्त फैसले होंगे, लेकिन दुश्वारी ये है कि शब्बर जैदी साहब ने यहाँ पे रिटेलर्स पे टैक्स लगाने की कोशिश की और ये कहा जी 50,000 रुपये से ज़ायद की ख़रीदारी पे आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी। तो आपको राव साहब याद होगा कि इस्लामाबाद में जो रेड जोन है वहाँ तक एहतजाज हो गया। तो ये आसान कितना है? किसान क्या अब इन फैसलों के बाद हम ये देख रहे हैं कि अमृतसर की तरह यहाँ भी किसान जो हैं वो ट्रैक्टर लेके इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएंगे? और अगर ये इतना आसान नहीं है तो आज तक ये हो क्यों ना सका? राव साहब जी बिल्कुल, यही बात फैसला एग्जैक्टली आपने मेरे मुंह की बात छीनी है। एग्जैक्टली यही कि इतने अरसे से हम कर रहे हैं ये हर दावे वादे रिफॉर्म्स ये वो एजेंडा IMF का वही है, चेंज तो नहीं हुआ। तो हम में ऐसी क्या तब्दीली आ गई कि अब हम ये सारा कुछ कर लेंगे जो हम 70-75 साल में नहीं कर पाए। बुनियादी मसला है पॉलिटिकल विल का, वही कमी रही है हमेशा से और वही आड़े आती है आपके। आप लॉन्ग टर्म फ़ायदे की बजाय आप शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए उन चीज़ों को, वो रिफॉर्म जो है जो हो रही होती है, जो चीज़ें चल रही होती हैं, उनको आप या अंडू करते हैं या स्लो करते हैं या रोक देते हैं। अभी जो सूरत हाल है, पिछले जो IMF का जो बुनियादी मुतालबा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सबसे बुनियादी है और वही आगे जाके आपको पे करेगा, वो ये है कि पिछले 6-8 महीने से सस्टेनेबल रिफॉर्म मोमेंटम एक बना है। ठीक है, वो कहते हैं इसको आप कंटिन्यू करें और पेस अप करें। पेस अप में जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि रिटेलर्स को उसमें लेके आए, प्रॉपर्टीज़ जो रियल स्टेट सेक्टर उसको लेके आए, ज़राअत को लेके आए, उन सबको टैक्स नेट आपका ब्रॉडन करें। तो ये बुनियादी तौर पे ये मसाइल है। ये वज़ीर कहाँ से आपने लिया है, वज़ीर की तजर्बा क्या है, उसका क्या है, वो मैटर नहीं करता। औरंगज़ेब साहब बहुत अच्छे माशाल्लाह से हैं और वो इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट की मुझे सिर्फ 2 वजूहत नज़र आती हैं। एक ये है कि वो ख़ानदानी मुस्लिम लीगी हैं, उनका पूरा टब्बर माशाल्लाह से लॉयल मियाँ साहब के साथ, मुस्लिम लीग के साथ हमेशा से रहा है। चौधरी असदुर्रहमान हो, चौधरी फारूक साहब जो इनके वालिद हैं, या खलीलुर्रहमान रमदे साहब चीफ जस्टिस थे लेकिन उनके बेटे एडवोकेट जनरल है पंजाब के। दूसरी वजह मुझे लगती है कि इसहाक डार साहब को साइड पे करना था, इसलिए उनको लाया गया। वरना हमारे पास मोइन कुरैशी साहब भी थे, सरताज अजीज़ साहब भी थे, इसाक खान साहब भी थे, फिर शौकत अजीज़ भी थे, शौकत तरीन भी थे, VA जाफरी भी थे, हफीज़ शेख भी थे। ये इसी कैलिबर के लोग थे और इसी तरह इनके ताल्लुकात थे इंटरनेशनली। लेकिन बुनियादी मसला वहीं आता है कि क्या हम अपने माशी मामला ठीक करना चाहते हैं? IMF कहता है ठीक करें, हम कहते हैं जी करेंगे, और उसके बाद हम भड़के लगानी शुरू कर देते हैं या इधर उधर होना शुरू कर देते हैं। तो हमें लॉन्ग टर्म अपने जो है उसका सोचना होगा। वक्ती तौर पे लोग तो पहले ही तकलीफ में हैं, ठीक है, इसी तकलीफ के साथ उनको बेहतर से बेहतर आप करते जाएंगे तो लोग खुश होंगे। बेहतरी होगी तो उनको पता चलेगा 6 महीने में, 8 महीने में चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो उनको क्या तकलीफ होगी इससे। इसलिए हमें पॉलिटिकल विल दिखाने की ज़रूरत है बुनियादी तौर पर, बाकी मसाइल हल हो जाएंगे। जी सही है। अच्छा साकिब, एक बात और भी हो रही है, और जो कोर डिमांड्स है IMF की, शराइत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप ये देख लें कि उसमें वो कह रहे हैं जो प्रॉपर्टी का आपका सेगमेंट है, शोबा है, इस पे प्रॉपर्टी गेन टैक्सेस लगने चाहिए। आप क्या समझते हैं, जो इस्लामाबाद में हलके हैं, क्या वो इस बात को इनकरेज कर रहे हैं? और दूसरा ज़रा इस पे अपनी एक राय भी दे दें कि एक बिल्डिंग अगर कोई 2 करोड़ की शख्स लेता है तो उसको कितना फ़ायदा है,
और उसी के निस्बत अगर 2 करोड़ रुपए लगा के कोई ढाबा या छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोल लेता है तो वो उससे लोगों को कितना फ़ायदा है? मेरा ख्याल 5-7 लोगों को तो रोज़गार दे देगा। तो आप समझते हैं क्या कि क्या ये टैक्स लगना भी चाहिए? आप इसके हक़ में हैं? टैक्स तो मेरे ख्याल में लगना ही चाहिए, लेकिन इसमें इसको सपोर्ट कितनी मिलेगी, क्या ख़ास तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी रियल स्टेट के बड़े स्टेक होल्डर्स जो है वो किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं। जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसने भी शुरू में कोशिश की, फिर एमनेस्टी जो है वो मुतारिफ कराई, फिर अब जो इस वक्त सूरत हाल है हमारे यहाँ, सबसे मुनाफा बख्श जो कारोबार या जो भी इन्वेस्टमेंट आप समझें वो रियल स्टेट की समझी जाती है, और उसमें बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स भी आ जाते हैं और काफ़ी जो है वो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हुकूमतों के लिए उस पर अमल दरामद कराना मुश्किल हो जाता है। शुरू में स्टेप्स तो लिए जाते हैं, लेकिन अब की बार ऐसे लग रहा है कि चीज़ें आगे की तरफ जाएगी। उसकी वजह यह है कि SIFC जो PDM की हुकूमत में शुरू काम किया वो कंटिन्यूटी थी जो निगरान हुकूमत थी। आज भी वही कंटिन्यूटी हम देख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आज भी कौमी असम्बली में तकरीबन 7 जो ऑर्डिनेंसेस हैं वो वहाँ पे पेश किए गए, और वो कुछ जो है वो पास हुए जो निगरान हुकूमत में भी, और कुछ का किसी न किसी से ताल्लुक़ है मईशत की बेहतरी के हवाले से। सही है, ठीक है। नजमुल साकिब साहब, क्या ज़रूरी सवालात हैं और क्या गैर ज़रूरी सवालात हैं? शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि पॉलिसियों में तसलसल होना बड़ा ज़रूरी है। देखें ना, हिंदुस्तान में जो वज़ीर आज़म है वो तकरीबन 10 साल के लिए बनता है। ज़रूरी सवाल ये है कि आप इस मिनिस्ट्री के चौथी मरतबा वज़ीर बने हैं, तो आपके ख्याल में कितनी मरतबा आप इसी मिनिस्ट्री के वज़ीर बनेंगे तो हम कह सकेंगे कि तसलसल आ रहा है या आ गया है? गैर ज़रूरी सवाल क्या है? 5 से 16 साल तक के बच्चे, फैसल ऐसा है कि तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख बनते हैं एक मुस्तनद रिपोर्ट के मुताबिक, 2 करोड़ 30 लाख। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि रमज़ान पैकेज तो आ गया, तो क्या कोई हुकूमत फेडरल या फिर प्रोविंशियल, ख़ासतौर पे पंजाब, कोई ऐसा पैकेज ला रही है जिसमें ये 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं इनको स्कूल की राह दिखाई जा सके? जी सही, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साकिब बशीर साहब। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।